गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। लास्ट टाइम में बच्चों हम बात कर रहे थे, हमने बात की थी अति चालकता की बात कर ली थी। अति चालकता के बाद हमने प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता देख ली थी। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ के नियम की। इसकी बात करेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। किसी भी परिपथ को हल करने के लिए किरचॉफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ के नियम। तो हम टॉपिक डाल देते हैं। किरचॉफ के नियम, क्लास चल रही है 12th। अब बच्चों किरचॉफ का नियम क्या कहता है। हमने ओम का नियम लगाया था, और ओम का नियम जब लगाया था तो मैंने कहा था ओम के नियम से हम सरल परिपथों में विद्युत धारा, प्रतिरोध, विभवांतर ये निकाल सकते हैं। लेकिन यदि कोई जटिल परिपथ है तो उसमें प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, धारा का मान निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो ओम के नियम से वो परिपथ सोल्व नहीं हो सकते। जटिल परिपथों को सोल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ। गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने जटिल परिपथों को हल करने के लिए क्या किए, अपने नियम दिए, जिनको बोलते हैं किरचॉफ के नियम। आपको यहां पर केवल समझने पर ध्यान देना है। आपको पूरा पीडीएफ में मैटर मिल जाएगा, आप टेंशन ना लें। तो केवल समझने पर ध्यान दें। पहले मैंने कहा कि गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने जटिल परिपथों को हल करने के लिए दो नियम दिए, जिनको बोलते हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के दो नियम थे। पहला नियम है, इधर देखिए बच्चों, पहला नियम है धारा का नियम। धारा का नियम, इसको बोलते हैं संधि नियम, या फिर केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ। बच्चों ध्यान से आप देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूं। धारा का नियम संधि नियम कह दो, या किरचॉफ का प्रथम नियम कह दो। प्रथम नियम, धारा का नियम, संधि नियम या केसीएल, बात एक ही है। दोनों को एक एक करके हम नियमों को समझेंगे। धारा का नियम कह दो, संधि नियम कह दो, या किरचॉफ करंट लॉ कह दो, या प्रथम नियम कह दो, एक ही बात है। तो नियम ये कहता है, नियम ये कह रहा है, मैं लिख रहा हूं, किसी भी संधि पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य रहता है। नियम ये है, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या रहता है, शून्य रहता है। अब संधि क्या होती है, लूप क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। किसी भी परिपथ में सबसे पहले बात करें शाखा। ये शाखा है जिसमें धारा प्रवाहित होती है। किसी भी परिपथ का वह भाग जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है शाखा कहलाती है। ये एक शाखा है। किसी भी परिपथ का वह भाग जिसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है, ये कहलाती है शाखा, कहलाती है ब्रांच कहलाती है। और जहां पर फिर है संधि। शाखा क्या होती है, परिपथ का वह भाग होता है। ये परिपथ का एक छोटा सा भाग है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, वो शाखा कहलाएगी। संधि परिपथ का वह भाग, यानी कि जहां पर दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिलती हो, संधि कहलाती है। मान लो पहली शाखा ये आ रही है, दूसरी शाखा ये आ रही है, तीसरी शाखा ये आ रही है, तो ये संधि हो गई, संधि बिंदु हो गया ये। सबसे पहले बात की मैंने शाखा, परिपथ का वह भाग जिसमें धारा प्रवाहित होती है शाखा कहलाती है। संधि, यदि दो या दो से अधिक शाखाएं, यदि दो या दो से अधिक नेटवर्क किसी बिंदु पर मिलते हो तो वो बिंदु क्या कहलाता है, संधि कहलाती है, संधि बिंदु कहलाता है। तीसरा है लूप।
लूप क्या होता है? बंद परिपथ होता है, जो कि बंद परिपथ होता है, यानी कि ये विभिन्न प्रतिरोधों, सेलों, विभिन्न प्रतिरोधों जैसे एक लूप बनाती है। इसमें एक प्रतिरोध ये रहा, एक प्रतिरोध ये रहा, एक सेल ये रहा, ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये एक सेल लगा दिया E वोल्ट का। मैंने कहा ये लूप है। लूप क्या होता है? विभिन्न प्रतिरोधों और सेलों से निर्मित बंद आकृति क्या कहलाती है? लूप कहलाती है। ठीक है। शाखा परिपथ का छोटा सा भाग जिसमें धारा प्रवाहित होती है, शाखा। संधि शाखाएं, दो या दो से अधिक शाखाएं जिस बिंदु पर आकर मिलती है वो संधि बिंदु कहलाता है। लूप या लूप कह दो या पाश कह दो, एक ही बात है। या तो लूप कह दो या फिर इसको क्या बोल दो? पाश। या तो लूप बोल दो या फिर पाश बोल दो। लूप या पाश क्या होता है? विभिन्न प्रतिरोधों और सेलों से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? लूप या पास कहलाता है बच्चों। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कहा किरचॉफ का प्रथम नियम, धारा का नियम, संधि नियम एक ही बात है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम होगा वो क्या कहता है कि किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य रहता है, यानी कि समेशन I बराबर 0। ये एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ये एक संधि बिंदु है, यहां पर ये संधि बिंदु है A। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है, ये R4 प्रतिरोध है, ये R5 प्रतिरोध है। यहां से धारा आ रही है I1, यहां से धारा आ रही है I2, यहां से धारा आ रही है I3, I4 जा रही है और I5 भी जा रही है, मान लेते हैं। ये एक एग्जांपल नहीं है, संधि है। संधि पर I1 धारा आ रही है, I2 धारा आ रही है, I3 धारा आ रही है, I4 धारा जा रही है और I5 भी संधि से जा रही है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है कि किसी भी संधि पर जो धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव क्या रहता है? शून्य रहता है। संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य रहता है। तो संधि A पर आप देखिए बच्चों, संधि A पर किरचॉफ के नियम से समेशन ऑफ I बराबर 0, समेशन ऑफ I बराबर 0। तो धारा कितनी आ रही है? I1 प्लस कौन सी आ रही है? I2 प्लस I3, ये तीनों आ रही है। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो तीन धाराएं आ रही थी। I4 क्या है? जा रही है, आ नहीं रही, जा रही है। तो जाने वाली धारा को माइनस लिया जाता है, आने वाली धारा को प्लस लेते हैं। संधि से जाने वाली धारा को माइनस लेते हैं। आने वाली धारा प्लस में है, जाने वाली धारा मैंने माइनस में ली है। माइनस का I4 माइनस का I5 इक्वल टू 0। टोटल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। ये टोटल धाराएं, उनका बीजगणितीय योग क्या हो गया? टोटल धाराओं का बीजगणितीय योग ये है शून्य। तो I1, I2, I3 ये धाराएं आने वाली हैं, I4, I5 जाने वाली है। आने वाली धारा को प्लस और जाने वाली धारा को माइनस लेते हैं बच्चों। ठीक है। तो ये आ गया यहां से I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू आ गया I4 प्लस I5। और ये क्या है? आने वाली धारा। और ये कौन सी है? जाने वाली धारा। तो बच्चों हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। या तो ऐसे कह दो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य रहता है। हमने एक एग्जांपल दिया, समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। आने वाली धाराओं को मैं कह रहा हूं पॉजिटिव लेते हैं और संधि से जाने वाली धाराओं को हम नेगेटिव लेते हैं। तो आने वाली धाराओं को पॉजिटिव लिया, आने वाली धारा ये रही, तो ये जाने वाली धारा के बराबर आ गई। तो ऐसे भी तो कहा जा सकता है कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर संधि से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। ये पहला नियम बहुत ही आसान है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, पहली बात।
दूसरी बात ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य रहता है। तीसरी बात, आने वाली धारा पॉजिटिव, जाने वाली धारा नेगेटिव। तो कुछ मुख्य बातें हम यहां पर देखेंगे। पहली बात नोट डालकर, पहली बात है कि आने वाली धारा बराबर पॉजिटिव, आने वाली धारा पॉजिटिव ली जाती है और जाने वाली धारा क्या ली जाती है, नेगेटिव। दूसरा, किरचॉफ का प्रथम जो नियम है वो खुले और बंद दोनों प्रकार के लूपों में लागू होता है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो खुले लूप में भी लागू होता है और बंद पास में भी लागू होता है। खुले और बंद दोनों प्रकार के परिपथों में लागू होता है। ये जो किरचॉफ का पहला नियम है वो बंद या खुले दोनों लूपों में लागू होता है, दोनों लूपों में लागू होता है। तीसरा, दोनों प्रकार के लूपों में लागू होता है, बंद में भी लागू होता है, बंद परिपथ है उसमें भी लागू होगा और खुले परिपथ है उसमें भी लागू होगा। बंद में भी और खुले दोनों में लागू होता है। आने वाली धारा पॉजिटिव ली जाती है, जाने वाली धारा नेगेटिव ली जाती है। बंद या खुले दोनों प्रकार के लूपों में ये लागू होता है। तीसरी बात, ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। धारा बराबर है धारा आवेश संरक्षण पर आधारित है। यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो ये पहला नियम खत्म हो चुका है। इसका एक एग्जांपल मैं अभी देख लूंगा या आपको बता दूंगा। पहली बात, मैं कह रहा हूं कि किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य था। आने वाली धारा पॉजिटिव, जाने वाली नेगेटिव ली, तो आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर आया है। ये किरचॉफ का पहला नियम है। अब एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं यहां पर। क्वेश्चन यहां पर यह है कि दर्शाए गए चित्र में, एक चित्र मेरे पास है, उस चित्र में दर्शाए गए चित्र में मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन देख लेते हैं कि दर्शाए गए चित्र में, ये चित्र मेरे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, दर्शाए गए चित्र में परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात करो। आई का मान पूछ रहा है और ये चित्र ऐसा है। ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ये 3 एम्पियर की धारा आ रही है, ये 1.5 एम्पियर की यहां से जा रही है। ये एक्स है और ये वाई है धारा, और ये 0.25 है और ये आई। हमसे आई का मान पूछ रहा है बच्चों। किसका मान पूछ रहा है, आई का। इस आई का मान पूछ रहा है। कैसे करेंगे, संधि ए पर आप देखिए, यहां पर मैं कर रहा हूं, यहां पर तो मैं इसको मिटा सकता हूं बच्चों एक बार, या यही लिख देता हूं। संधि ए पर, इसका आंसर सोल्व कर रहा हूं। संधि ए पर आप देखिए, आने वाली धारा प्लस जाने वाली धारा। आने वाली धारा बराबर क्या होती है, जाने वाली धारा। आ कितनी रही है, 3, और जा कितनी रही है, 1.5, और एक्स जा रही है। तो संधि ए पर आने वाली बराबर, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। किरचॉफ का पहला नियम यही तो कहता है, जाने वाली धारा। आने वाली धारा कितनी है, 3, जाने वाली कितनी है, 1.5 और एक्स। तो 3 का मान 1.5 प्लस एक्स के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों। 3 आ रही है, 1.5 और एक्स क्या हो रही है, जा रही है। तो आने वाली धारा 3 है और 1.5 और एक्स क्या हो रही है, जा रही है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.5 एम्पियर। पहला एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू आ गई। और ये यहां से कितनी जा रही है, ये जा रही है 1 एम्पियर। यहां से 1 एम्पियर की जा रही है ये, और आई की वैल्यू पूछ रहा है। अब बी संधि पर, ये संधि हो गया, बी पॉइंट भी संधि है। संधि बी पर, संधि बी पर, संधि बी की बात करें तो आ कितनी रही है, एक्स आ रही है, और एक और वाई दोनों क्या हो रही है, जा रही है। आने वाली बराबर जाने वाली। तो एक्स आ रही है, 1 प्लस वाई जा रही है। ये दोनों जा रही है और ये आ रही है। तो आने वाली बराबर जाने वाली। तो यहां से एक्स का मान तो 1.5 पता था, 1 प्लस वाई।
तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 एम्पियर। y की वैल्यू आ गई 0.5, तो I की वैल्यू नहीं आ जाएगी क्या संधि x C पर? तो संधि C पर, ये क्वेश्चन था, संधि C पर आ कितनी रही है y और जा कितनी रही है 0.25 और I, तो आने वाली y बराबर 0.25 प्लस I। y की वैल्यू है 0.5 बराबर 0.25 प्लस I, तो I की वैल्यू आ गई 0.25 एम्पियर। ये 0.25 एम्पियर आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस सवाल को मुंह जवानी भी किया जा सकता था। इधर देखना, 3 आ रही है, 1.5 जा रही है, तो यहाँ कितनी जाएगी 1.5, ये 1.5 आ गई, 1.5 आ रही है, 1 जा रही है, तो यहाँ कितनी जाएगी 0.5, 0.5 आ रही है, 0.25 चलेगी, तो यहाँ कितनी जाएगी 0.25 जाएगी। तो हम संधि पहले यहां लगाई किरचॉफ का प्रथम नियम, फिर यहां लगाया और फिर यहां लगाया। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, इससे हमने किरचॉफ का प्रथम नियम आपको बता दिया है। ये किरचॉफ का पहला नियम है, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य, आने वाली धारा इक्वल टू जाने वाली धारा। तो ये किरचॉफ का पहला नियम है, इसको मैं आपको रफ कर रहा हूं बच्चों। फिर हम किरचॉफ के दूसरे नियम की बात करेंगे। पहला नियम हो चुका है, बात दूसरे नियम की अब करेंगे कि दूसरा नियम क्या कहता है, उसकी बात हमको करनी है, देखते हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चों। ये पहला नियम हो चुका है किरचॉफ का, ये किरचॉफ का पहला नियम हो चुका है। अब बात करें हम किरचॉफ के द्वितीय नियम की। सेकंड नियम है वोल्टा का नियम या फिर लूप नियम या फिर केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वोल्टा का नियम कह दो, लूप नियम कह दो या केवीएल कह दो, बात एक ही है। पहला नियम धारा का नियम था, ये वोल्टा का नियम है, लूप नियम कह दो, केवीएल कह दो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कह दो, एक ही बात है। वहां पर किसी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य था। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी बंद परिपथ में, पहली बात तो ये बंद में लगता है, वो खुले और बंद दोनों में लगता है, ये बंद में लगता है। तो देखिए किसी बंद परिपथ में, मैं लिख रहा हूं क्या है, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में सैलो प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर व सैलों के विद्युत वाहक बल बलों का योग सदैव शून्य रहता है। किसी बंद परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर व सैलों के विद्युत वाहक बलों का योग सदैव शून्य रहता है। यानी कि प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर, यानी कि ये क्या हो गया वोल्टेज, और सैलों का विद्युत वाहक बल, ये भी क्या हो गया वोल्टेज, यानी कि टोटल वोल्टेज जो परिपथ का होगा वो क्या रहता है 0, अर्थात समेशन ऑफ V इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, अर्थात समेशन ऑफ V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि किसी भी बंद पास में प्रतिरोध होंगे, प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर व सैलों के विद्युत वाहक बल, यानी दोनों एक प्रकार का क्या हो गया वोल्टेज, इनका जोड़ क्या रहेगा 0 रहेगा, कुल विभवांतर 0 रहेगा, वहां कुल धारा 0 थी। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल मैंने कोई भी ले लिया, ये प्रतिरोध बना दिया है परिपथ में, ये दूसरा प्रतिरोध बना दिया है, ये मैंने सेल लगा दिया है, ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है और ये
आई धारा इसमें परिपथ में है और ये ई वोल्ट का विद्युत वाहक बल है। इधर सुनना, जब भी परिभाषा आएगी तो आपको कोई भी एग्जाम्पल, वहां पर भी मैंने एक एग्जाम्पल बनाया था, वो बताया था, यहां पर भी एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा है प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर बंद पाश में, तो बंद पाश है ये ए बी सी डी। तो अब मैं इसमें किरचॉफ का नियम लगा रहा हूं, ये बंद पाश हो गया, कुल विभवांतर 0 है। तो किरचॉफ का नियम कैसे लगाते हैं बच्चों, आप यहां देखिए, किसी बंद पाश में, तो आप देखिए बंद पाश, तो लिखेंगे लूप ए बी सी डी ए बी सी डी ए, जहां चले थे वहीं खत्म हो गया। जरूरी नहीं है कि आप ए से ही स्टार्ट करो, आप बी से स्टार्ट कर सकते थे। बी सी डी ए डी में केवीएल से, किरचॉफ के दूसरे लॉ से, केवीएल से, लूप ए बी सी डी ए में केवीएल से आपको निकालना है और केवीएल लगाना है। तो आप देखिए बच्चों, केवीएल जब मैं लगाऊंगा तो यहां पर आप देखिए केवीएल लगाऊंगा तो प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर, इसके सिरों पर विभवांतर, और विभवांतर होता है V बराबर आई आर। परिपथ में धारा I है तो इसके सिरों पर विभवांतर होगा IR1, इसके सिरों पर। यहां से चालू करा मैंने चलना स्टार्ट करूंगा मैं यूं, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। यहां से चलना स्टार्ट करूंगा IR1, ठीक है ना। चिन्ह क्या लेना है वो बात की बात है, चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चिन्ह आएगा माइनस का, क्यों आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा। यहां से चलना स्टार्ट किया, इसके सिरों पर विभवांतर IR1 हो गया, इसके सिरों पर विभवांतर। फिर यहां चले, इसके सिरों पर विभवांतर IR2, ये भी माइनस में आएगा, यहां पर आ गए। फिर मैंने कहा सेलों का विद्युत वाहक बल, इसके सिरों पर विभवांतर निकाल लिया, इसके सिरों पर विभवांतर निकाल लिया, फिर सेल आ गया। फिर सेलों का विद्युत वाहक बल, इसका विद्युत वाहक बल है E, कितने वोल्ट का सेल है, E वोल्ट का, तो इसका विद्युत वाहक बल हो गया E, और इनका जोड़ कितना होगा 0, ये प्लस का आएगा। इसके सिरों का विभवांतर प्लस इसके सिरों का विभवांतर और सेलों का विद्युत वाहक बलों का योग 0 होता है। माइनस क्यों लगाया है, वो चिन्ह परिपाटी है। ये यहां से मैंने क्या लगा दिया है, किरचॉफ का नियम लगा दिया। यदि यहां से धारा का निकालना हो मान, तो धारा का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, धारा का मान निकालने के लिए प्रतिरोध का मान पता होना चाहिए, तभी तो धारा निकलेगी। और ई का मान यदि पता होगा तो हम क्या लगा देंगे, यहां पर प्रतिरोध का मान रख देंगे, ई का मान रख देंगे, तो धारा अपने आप निकल जाएगी, ठीक है ना। अब बात करेंगे चिन्ह परिपाटी, किसकी बात करेंगे बच्चों, चिन्ह परिपाटी। 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट, धारा की दिशा में चलते हुए, मैं लिख रहा हूं, धारा की दिशा में चलते हुए प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ऋणात्मक लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। धारा की दिशा में आप देखिए, धारा ऐसे जा रही थी, ऐसे तो जा रही क्यों, धारा की दिशा में चलते हुए, जब भी आप धारा की दिशा में चलोगे तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ऋणात्मक लोगे। जैसे धारा ऐसे बह रही है, R है ये, और धारा I ऐसे बह रही है, और तुम भी ऐसे ही चल रहे हो। धारा ऐसे बह रही है और तुम भी इस दिशा में चल रहे हो, तो इसके सिरों पर विभवांतर V बराबर -IR लिया जाएगा। धारा की दिशा में मैं ऐसे चल रहा था, धारा की दिशा में चल रहा था, तो धारा की दिशा में मैं चल रहा हूं, मैं ऐसे चल रहा था, धारा भी ऐसे थी, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ऋणात्मक लिया जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि धारा की दिशा में चलते हुए प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ऋणात्मक लिया जाता है। दूसरा, धारा के विपरीत चलते हुए प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर धनात्मक लिया जाता है। धनात्मक लिया जाता है।
आप देखिए ये प्रतिरोध है, धारा ऐसे जा रही है और आप ऐसे चल रहे हो। धारा तो ऐसे बह रही है और तुम इस दिशा में चल रहे हो। धारा की विपरीत दिशा में यदि तुम चल रहे हो, धारा जिस डायरेक्शन में बह रही है उसके विपरीत यदि चल रहे हो, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर प्लस का IR लिया जाएगा। यहां पर मैं ऐसे जा रहा था और धारा भी ऐसे ही जा रही थी, तो मैंने ऋणात्मक लिया। फिर इसमें मैं ऐसे गया और धारा भी कैसे जा रही थी, ऐसे, दोनों एक ही दिशा थी। धारा की दिशा में ही जा रहा था मैं, तब भी इसके सिरों पर विभवांतर मैंने ऋणात्मक लिया है। धारा की दिशा में यदि तुम चल रहे हो तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है। और धारा के विपरीत, धारा ऐसे जा रही है और तुम ऐसे आ रहे हो, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर धनात्मक लेना है। तीसरा नियम, बैटरी या सेल, धारा की दिशा में या विपरीत दिशा में चलते हुए बैटरी या सेल का जो टर्मिनल मार्ग में आता है, उसका विपरीत चिन्ह लिया जाता है, उसका विपरीत चिन्ह लिया जाता है। उसका विपरीत चिन्ह लेते हैं। चाहे तो तुम धारा की दिशा में चल रहे हो, चाहे धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हो, लेकिन बैटरी का जो टर्मिनल मार्ग में आ गया उसका विपरीत चिन्ह लेते हैं। जैसे मैं ऐसे चल रहा था, यूं मैंने A B C फिर यूं आया, धारा भी यूं ही है, मैं यूं आया और धारा भी यूं ही है, तो मार्ग में बैटरी का कौन सा टर्मिनल आ रहा था, ऋणात्मक, तो मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव। मार्ग में बैटरी का जो टर्मिनल आता है उसका उल्टा लेते हैं, चाहे धारा की दिशा में चलो तो, चाहे धारा के विपरीत चलो। यानी कि यदि तुम ऐसे चल रहे हो, धारा ऐसे जा रही है मान लेते हैं, तब भी क्या लेना है, नेगेटिव E लेना है। और धारा की दिशा में चल रहे हो तुम, धारा ऐसे है और बैटरी, तुम धारा की दिशा में चल रहे हो तो बैटरी का जो टर्मिनल आ रहा है उसका ऋणात्मक लेना है। और यदि तुम ऐसे चल रहे होते, धारा ऐसे है और तुम ऐसे आ रहे होते, E वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस है ये माइनस है, यहां पर तो तुम धारा की दिशा में चल रहे हो, तब बैटरी का प्लस आ रहा है तो माइनस लिया, माइनस E लिया। अब तुम धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हो, तब भी बैटरी का जो टर्मिनल आ रहा है, ये कौन सा आ रहा है, नेगेटिव, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है बैटरी में दिशा का कोई प्रभाव नहीं है, बैटरी में वो लेना है जो टर्मिनल तुम्हारे मार्ग में आ गया, तुम यहां से चले थे तो माइनस मार्ग में आया, तो इसका उल्टा लेना है प्लस। यहां से चले थे तो प्लस आया मार्ग में, तो उसका उल्टा लेना है माइनस। चाहे धारा किसी भी दिशा में क्यों ना हो, यहां पर तो तुम धारा की दिशा में थे, यहां तुम धारा के विपरीत दिशा में हो, तो धारा की दिशा का बैटरी पर कोई प्रभाव चिन्ह परिपाटी में नहीं पड़ेगा। केवल वो प्रभाव पड़ेगा जिसमें, जिस डायरेक्शन में तुम चल रहे हो वहां पर बैटरी का कौन सा टर्मिनल आ रहा है मार्ग में। यदि मार्ग में बैटरी का ऋण टर्मिनल आ रहा है तो पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव मार्ग में आ गया तो नेगेटिव लेना है। लेकिन प्रतिरोध में यदि तुम धारा की दिशा में चल रहे हो तो नेगेटिव लेना है, और यदि तुम धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हो तो तुम्हारे को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो बच्चों यहां पर किरचॉफ का दूसरा नियम खत्म हो जाता है, ठीक है ना। एक बात और मैं बता देता हूं, ये नियम बंद लूप में लागू होता है, केवल बंद लूप में लागू होगा, केवल वो खुले और बंद दोनों में लागू हो रहा था, इसकी बात बता दी, ये केवल बंद लूप में लागू हो रहा है। दूसरी बात, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। वोल्टेज मतलब होता है एक प्रकार का ऊर्जा, क्योंकि V बराबर हम जानते हैं W/Q होता है, मैंने पहले ही बताया था। V बराबर W/Q होता है, W मतलब एक प्रकार का कार्य है, ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बंद लूप में लागू होता है और ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, वो खुले और बंद
दोनों में लागू होता है। तो नियम हो चुका है, इसके सवाल हम कल देखेंगे। मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं कि पहले नियम में हमने कहा था कि संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आने वाली धारा को धनात्मक और जाने वाली धारा को ऋणात्मक लेते हैं, यानी कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा हो जाती है। किरचॉफ के दूसरे नियम में हमने कहा कि किसी भी बंद परिपथ में सैलों के सिरों पर सैलों का विद्युत भागबल व प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतरों का जोड़ क्या रहता है, शून्य। यानी कि सैलों का जो विद्युत भागबल है और प्रतिरोधों का जो विभवांतर, उनको जोड़ोगे तो समेशन ऑफ बी क्या आएगा, 0 निकालना है। फिर हमने कहा चिन्ह परिपाटी परिपथ में यदि धारा की दिशा में तुम आगे बढ़ रहे हो, धारा की दिशा में चलते हुए प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ऋणात्मक, धारा के विपरीत दिशा में चलते हुए प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर धनात्मक, और बैटरी का जो टर्मिनल मार्ग में आता है उसका विपरीत चिन्ह लिया जाता है, चाहे तुम धारा की दिशा में चलो या विपरीत दिशा में चलो। उसके बाद हम इसके क्वेश्चनों की बात हम करेंगे, वो अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। ये बंद लूप में लागू होता है, वो खुले और बंद दोनों में लागू होता है। ये ऊर्जा संरक्षण पर है, वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। आज का काम हमारा इतना ही था। आज नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चनों की बात करेंगे। जब नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चनों की बात करेंगे तो बच्चों आपको पहले ये थ्योरी याद होना चाहिए, चिन्ह परिपाटी पता होना चाहिए, अन्यथा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले का पूरा पढ़ें, उसको अच्छी तरह पढ़ें, नोट्स को पीडीएफ में दे दिए जाएंगे, उनको नोट कर ले, फिर आगे की बात हम बात करेंगे। आज का सुविचार यह है कि संघर्ष जितना कठिन होगा उतनी ही शोहरत आपको जल्दी मिलेगी, आप उतना ही ज्यादा